हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये किस चीज़ के बारे में या किस चीज़ का नाम है और क्यों इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हम लोग इसके अंडर देखेंगे। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म को स्प्लिट करें और उसका जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम है नेटवर्क। यानी कि इसको अगर हम एक कॉम्पोजिट तरीके से समझना चाहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का। तो एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और उसका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडमली। अलग अलग टाइप के सेल्स में या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वैरायटी देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। ये ट्यूब्यूलर भी हो सकता है, ये राउंड भी हो सकता है, इसका ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड होता है इन हायर ऑर्गेनिज्म। अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उतना हाईली फॉर्म नहीं होता जितना कि हम हायर ऑर्गेनिजम्स में इसको देख सकते हैं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लोकेशन की बात करें तो ये न्यूक्लियस के आसपास मौजूद होता है और इसकी खास बात यह है कि ये अलग अलग सेल्स में डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन वो क्या करेगा, ये अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर वाइज इसकी बात की कि ये ट्यूब्यूलर हो सकता है, राउंड हो सकता है, ओब्लॉन्ग हो सकता है। तो इट लुक्स डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की बात करें तो हम यहाँ पे दो बेसिक टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक क्योंकि एक लॉन्ग टर्मिनोलॉजी है तो इसको हम शॉर्टकट में कैपिटल ई कैपिटल आर भी बोल सकते हैं। तो रफ ई आर, स्मूथ ई आर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो बेसिक टाइप्स हो गए। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है। यहाँ पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों कह रहे हैं। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये जो दो टर्म है रफ एंड स्मूथ, यानी कि कोई सरफेस अगर चिकना है तो हम उसको स्मूथ कहेंगे और अगर उसमें कुछ रूखापन है या कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो उसके स्मूथनेस को मेंटेन करने नहीं दे रही है, उस कंडीशन में हम उस सरफेस को रफ सरफेस कहेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं जो कि सेल के अंदर का एक कंपोनेंट है, ये भी दो कैटेगरी में है, रफ एंड स्मूथ। तो क्या ऐसी चीज है जो प्रेजेंट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बना रही है, वो है राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड होता है उसके सरफेस पर, इसलिए हम इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक कह रहे हैं। अब यहाँ पर राइबोसोम्स का क्या काम है, ऐसे तो राइबोसोम्स के बारे में हम आगे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक फंक्शन राइबोसोम का क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पर अभी हमें फिलहाल इतना ही जानना है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स के प्रेजेंस के वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्रैन्युलर या रफ अपीयर करता है। उसकी अपीयरेंस क्या हो जाएगी, ग्रैन्युलर या रफ। इसलिए हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कह रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि राइबोसोम के साथ अटैच्ड है तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या सिंक्रोनाइजेशन है इसको समझ लेते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि राइबोसोम एक ऐसा साइट है जहाँ पे प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस हो चुका है, मैन्युफैक्चर हो चुका है, उसको क्या करना है, बॉडी में जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है इसको वहाँ पे पहुँचना है। तो ये ही मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है टू दी अदर पार्ट्स, किसकी मदद से,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। अब यहाँ पर एक और बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन कंटिन्यूएशन में होता है। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से दिखाई तो देगा, लेकिन ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक जहाँ पे एंड करेगा वहां से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शुरुआत होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विथ द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जहाँ हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बना हुआ होता है सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल से। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को अपने बुक में देखने की कोशिश करेंगे तो सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल साफ साफ दिखाई देगा। अब ये सिस्टर्ने क्या है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इर्द गिर्द मौजूद होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्योंकि हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ये जाना कि राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से उसकी सरफेस रफ हो जाती है और हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस होगी किसकी? राइबोसोम्स की। तो यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस स्मूथ होता है। अब अगर राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो इंस्टेड ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इन कंटिन्यूएशन विद द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एक साइड से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है और वो दूसरे एंड से गोल्गी अपैरेटस से कनेक्टेड होता है। यानी कि यहाँ पर एक सैंडविच बन गया, रफ एंडोप्लाज्मिक और गोल्गी अपैरेटस के बीच में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर फंक्शन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ऐसे सेल्स में प्रेजेंट होगा जहाँ पे फैट की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारा लिवर का सेल्स। अब ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली या ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लिवर सेल्स में प्रेजेंट है और लिवर का काम होता है बॉडी को डिटॉक्स करना। तो यहाँ पर इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्स करने का मतलब क्या है कि बॉडी में जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स बनते हैं उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने में हेल्प करना। तो ये टॉक्सिन्स अगर हमारे बॉडी में रह जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे कि वो लोग जो साल में 1 या 2 बार अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और ऐसे लोग जो रेगुलरली अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं। अगर एक इंडिविजुअल है जो साल में 1 बार अल्कोहल कंजम्पशन उसने किया, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी टेंडेंसी होती है कि ये अपना सरफेस एरिया को बढ़ा लेगा और डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चालू होगा कि जो अल्कोहल हमारे बॉडी के अंदर गया है उसको क्या करना है? डिटॉक्स करना है। जो हार्मफुल टॉक्सिन उसमें है उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बार डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस ओवर हुआ तो जो एक्सपेंशन हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर रेगुलर कंजम्पशन है अल्कोहल का तो इससे क्या होगा? वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा लिवर एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। इससे क्या हो सकता है कि ये खतरनाक साबित हो सकता है उस इंसान के लिए जो ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है। यहाँ से हम कंक्लूजन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहला, लिपिड एंड फैट मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा,
कि ये एक चैनल का काम करता है टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स एंड ड्रग्स जो हम एज अ मेडिकेशन के रूप में भी अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, या अल्कोहल या दूसरी चीज़ें जो बॉडी के अंदर जाती है उसको डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। लास्ट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है और ये यूज़ होता है बॉडी के अंदर एज एंजाइम और हॉर्मोन्स के रूप में भी।